अच्छे होंगे। हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग जो है बाबर और हुमायूं, ये दो महत्वपूर्ण नाम जो आप सुने हैं उसके बारे में हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग पढ़े हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीच में जो है किस प्रकार से शेरशाह सूरी नामक तूफान आता है और हुमायूं के जीवन को जो है अस्त व्यस्त करके रख देता है। तो आज जो हम लोग जो है शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से सूर्यवंश का जो है शासन स्थापित होता है। उसके बाद जो है 5 वर्षों का जो है इतिहास किस प्रकार से जो है शेरशाह सूरी का चलता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बिहार से एक चिंगारी उठता है जो पूरे भारत में फैल जाता है, या कह सकते हैं कि जो भारत का राजनीति का गढ़ था दिल्ली, उस पर जो है किस प्रकार से शेरशाह सूरी जो है अधिकार करता है। तो चलिए आज हम लोग जो है पढ़ते हैं सूर्यवंश। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सूर्यवंश। सूर्यवंश सूर्यवंश जो था 1540 से स्टार्ट होगा। खासकर हम लोग जो है शेरशाह सूरी की चर्चा करेंगे क्योंकि इसका उत्तराधिकारी नालायक निकलता है। इसलिए पहले के ज़माने में जो है लोगों के द्वारा जो है 10, 12, 15 बच्चा पैदा किया जाता था ताकि उसमें से 1-2 अच्छा निकल के आ जाएगा। अभी के समय में जो है 2-3 बच्चा लोग पैदा करता है और उसमें भी नालायक अगर निकल गया तो कोई काम का नहीं बचा। तो सूर्यवंश का जो संस्थापक होगा शेरशाह सूरी, वो अपने पिता का बहुत ही बेहतरीन बालक था, संतान था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 1540 से लेकर 1545 तक 1545 तक ये सूर्यवंश का शासन चलता है, 1540 से लेकर 1545 में। और सूर्यवंश में सिर्फ हम किसका हम देख रहे हैं, शेरशाह सूरी का देख रहे हैं, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी हम लोग जो है बाद में चर्चा करेंगे, 1-2 नाम लेंगे, लेकिन वो कोई काम का रहेगा नहीं, अकबर का फिर से शासन स्टार्ट हो जाएगा। तो सूर्यवंश में जो है आप लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है शेरशाह सूरी की चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अब जैसे हम लोग जो है बाबर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखे थे, फिर हुमायूं के बारे में देखे थे, उसके बाद जो है हम लोग जो है शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। आखिर इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता का क्या नाम था, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो था फरीद खां। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो है बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम फरीद खां। फरीद खां याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का जो है बचपन का नाम पूछा जाता है आपसे, तो फरीद खां जो है इसका बचपन का नाम था। अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। 1472 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये बिहार के क्षेत्र, क्योंकि ये अफगान लोग थे तो बिहार के क्षेत्र में जो है ये रहते थे, इनके पिताजी रहते थे। इनको जो है जागीर प्राप्त हुआ था, तो उसी जागीर का जो है देखभाल करना, प्रशासनिक कार्य करना इनकी जिम्मेदारी थी। अगर हम पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम जो था पिता का नाम और माता का नाम, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि माता पिता का नाम होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हसन खां सूर जो था, इनके पिता का नाम था हसन खां सूर। हसन खां सूर। अगर हम माता की बात करते हैं तो माता का नाम जो था साहिबा बेगम। साहिबा बेगम, साहिबा बेगम। इससे पहले हम लोग जो है बाबर के बारे में जाने, उसके बाद हुमायूं के बारे में जाने, उनके भी माता पिता की चर्चा किए थे। अब हम जो है शेरशाह सूरी के माता पिता की हम लोग चर्चा कर लिए। आप लोग जो है इसको नोट करिए, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा कर देखिए, वहाँ आपको देखने को मिलता है। ये नाम जो है फरीद खां बहुत पूछता है। फरीद खां याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां, और इनके पिता का नाम हसन खां सूर और माता का नाम साहिबा बेगम। ये जो थे बिहार के क्षेत्र में रहने वाले थे, बिहार का जो क्षेत्र है वहीं पे ये निवास करते थे।
इनके पिता जो थे हसन खां सूर, इनको जो है कुछ जागीर प्राप्त था, क्योंकि ये भी थे क्या, अफगान थे। आपको पता है कि बाबर भारत पर जब आक्रमण किया उससे पहले भारत में जो है अफगानों का शासन था, दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था, लोदी वंश का शासन था। तो लोदी वंश जो था वो अफगान था। तो उसी के अंदर जो है हसन खां सूर को कुछ जागीर मिला था बिहार के क्षेत्र में, और उस जागीर का जो है ये प्रशासनिक कार्य करते थे और टैक्स वसूल कर जो है यहाँ पर जो है सरकार को देते थे, राजा को देते थे। तो आपको हम बताए थे कि बिहार के ही क्षेत्र का राजा था, या कह सकते हैं सूबेदार था महमूद शाह लोदी। तो महमूद शाह लोदी के अंदर ही ये हसन खां सूर जो थे ये अपना एक जागीर को संभालते थे। लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी बड़ा होता है तो उनकी कौशल को, उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उनके पिताजी ने जो है अपनी जागीर का रखवाला, या कह सकते हैं प्रशासनिक जिम्मेदारी जो है वो शेरशाह सूरी को सौंप देता है। शेरशाह सूरी जो है कुछ दिनों तक वो संभालते हैं। उसके बाद जो है इसको छोड़कर ये चले जाते हैं दौलत खां लोदी के शरण में। दौलत खां लोदी का कुछ जागीर जो है ये आगरा में जाकर संभालते हैं। तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है, ये सूरी जो है ये अपने जागीर को छोड़कर, अपना जागीर जो इनका था सासाराम, पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है सासाराम पड़ता है, उसी क्षेत्र में ये रहते थे। लेकिन वहाँ से छोड़कर ये कहाँ चले गए, आगरा। ये जो है आगरा चले जाते हैं। आगरा में किसके अंदर काम करते हैं, तो याद रखिएगा दौलत खां लोदी। यही दौलत खां लोदी है जो पंजाब का सूबेदार था, जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। तो ये चल जाता है दौलत खां लोदी के शरण में। दौलत खां लोदी कुछ दिनों तक जो है दौलत खां लोदी के जो है अंडर ये काम करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति बनता है ना, वो नीचे से ऊपर आता है, ये नहीं कोई डायरेक्ट जो है एक ही बार में वो राजा बन जाता है। तो कोई लोगों के पास होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुगल काल में तो सबका पैतृक था, उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। लेकिन इनका पिताजी जो थे, शेरशाह सूरी के पिताजी राजा नहीं थे, बहुत ही छोटे लोग थे, और वहाँ से उनका बेटा जो है दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसका मतलब जो है बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो दौलत खां लोदी, उसके बाद जो है दौलत खां लोदी के बाद जो है ये चले आते हैं बाबर के पास, क्योंकि बाबर भारत पर आक्रमण करके दौलत खां लोदी को पराजित करता है। आपको हम बताए थे दौलत खां लोदी के कहने पर जो है भारत में आता है बाबर। लेकिन उसके बाद जो है दौलत खां लोदी और बाबर के बीच भी मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि ये चाहता था कि बाबर वापस चल जाए, ये भी चाहता था, राणा सांगा भी चाहता था, और महमूद शाह लोदी भी चाहता था कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को 2 लात मारे और फिर भाग जाए यहाँ से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाबर का बहुत सारा दुश्मन हो गया। तो एक दुश्मन ये भी बना बाद में जाकर दौलत खां लोदी, उसके बाद जो है महमूद शाह भी इसका दुश्मन बना, राणा सांगा भी दुश्मन बना। लेकिन बाबर जो है एक एक करके जो है सबको निपटाया बहुत बढ़िया से। तो दौलत खां लोदी के बाद जो है शेर खां बहुत होशियार आदमी था। अब जो चालाक आदमी होता है, राजनीतिक रूप से जो चालाक होता है या कूटनीतिक रूप से, वो देखता है कि आने वाला समय में किसका वर्चस्व होने वाला है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो कुछ राजनीतिक लोग हैं, जैसे कि रामविलास पासवान जी, वो तो स्वर्ग सुधार गए, लेकिन उनको जो है ना मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है राजनीति में। उनको मालूम हो जाता था कि अगला जो है प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, किस पार्टी का, कांग्रेस का या बीजेपी का। वैसे ही वो पलटी मार देते थे। हमारे नीतीश चाचा जी बिहार में, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो कुछ लोग जो है राजनीतिक रूप से जो है बहुत ही सक्षम होते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि शासन का जो है बागडोर किसके हाथ में आने वाला है, वो उधर की ओर पलट जाता है। तो ऐसा ही हुआ शेरशाह सूरी। देखा कि दौलत खां लोदी बाबर को तो बुलाया, लेकिन बाबर अब जो है भारत में शासक बन गया। ये पट से क्या किया, ये बाबर की सेना में शामिल हो गया। कौन, शेरशाह सूरी। याद रखिएगा, देखिए बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। और जैसे ही चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में, तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना की तरफ से कौन लड़ता है, शेरशाह सूरी लड़ता है। याद रखिएगा, बाबर की सेना में ये शामिल हो जाता है। उसके बाद बाबर की सेना में तो बाबर जो है उसी समय इस व्यक्ति में जो है ना एक बहुत बड़ा नेतृत्व का गुण देख लेता है। उसको लग जाता है कि भविष्य में जो है ना ये कुछ अच्छा करेगा। बाबर को विश्वास हो जाता है कि शेरशाह सूरी जो है, यानी जिस प्रकार से वो लड़ रहा था, तो उसको विश्वास हो गया था आगे चलकर जो है ना एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही महमूद शाह लोदी के खिलाफ घाघरा का युद्ध जब बाबर लड़ेगा, ये चट्टा बहुत होशियार था। अब हुआ क्या, बाबर की सेना को छोड़ दिया और जाके मिल गया कहाँ,
महमूद लोदी की सेना में। और बाबर को एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि हम जो है आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम जो है न्यूट्रल रहेंगे, ना महमूद लोदी के साथ देंगे और ना आपके खिलाफ हम लड़ेंगे। यानी महमूद लोदी की सेना में जाकर जो है महमूद लोदी की क्या क्या राजनीतिक तरीका है युद्ध लड़ने का, वो सीख रहा था वो व्यक्ति जाकर उसकी सेना में। बाबर की सेना में गया तो बाबर के तौर तरीके को सीखा कि बाबर कैसा सोचता है, किस प्रकार से अपनी सेना को चलाता है, इन चीज़ों को जो है परखा जाना। और महमूद लोदी की सेना में जाकर भी सीखा, उससे पहले दौलत लोदी के साथ काम किया, सीखा। तो जब कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है ना, वो जो है सीखता है, तो वही काम किया। न्यूट्रल रहा, घाघरा के युद्ध में न्यूट्रल रहा, किसी के खिलाफ नहीं लड़ा और किसी के साथ भी नहीं लड़ा, लेकिन वो सीखा, न्यूट्रल रह के सीखा। जैसे ही सीखा, और बाबर जो है घाघरा के युद्ध में ही हुमायूं को कह दिया था, ये बिहारी से तुम बच के रहना, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी। पहले ही बाबर बोल दिया था, बाबर जब जिंदा था हुमायूं को पहले ही बोल दिया था कि तुम इससे बच के रहना, बहुत ही चतुर इंसान है। और वही वो आगे जाकर बर्बाद कर दिया हुमायूं को। तो देखिए, याद रखिएगा, बाबर की सेना, उसके बाद जो है घाघरा की युद्ध हुआ तो महमूद लोदी की सेना में। तो इसी प्रकार से जो है इनका जीवन जो है इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते रहा। उसके बाद जो है 1539 और 1540 ये 2 युद्ध होता है। दोनों युद्ध में जो है शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित कर देता है। 1540 ईस्वी का युद्ध जो था वो निर्णायक था। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, ये निर्णायक युद्ध था। और इसी युद्ध से जो है शेर शाह सूरी 68 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, देखिएगा कि जब लोग 60 वर्ष का होता है ना, वो अपने जीवन से रिटायरमेंट ले लेता है, कहता है आप जो है पोता पोती के साथ, नाती के साथ खेलेंगे और आराम से जीवन जिएंगे। लेकिन ये आदमी देखिए, अपने जीवन में जो है बहुत कुछ सीखा और उसका उपयोग किया। 68 वर्ष की उम्र में जाकर दिल्ली की गद्दी पर जाकर और वहाँ का जो है शासक बनना, पूरे भारत को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए शेर शाह सूरी को जो है एक अच्छा और बेहतरीन शासक माना जाता है। अगर ये घटना नहीं घटती इसके साथ, जो हम कालिंजर का किला की हम बात करेंगे आगे चलकर, इसका अभियान की बात करेंगे, अगर घटना नहीं घटती तो एक बेहतरीन शासक के रूप में जो है शेर शाह सूरी देखने को मिलता। तो चलिए 1540 ईस्वी में आप देख लिए कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है ये दिल्ली का शासक बन जाता है। अब जो है एक शासक था जो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में शासन करता था, बहार खां लोहानी नाम था। बहार खां लोहानी, याद रखिएगा, बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। देखिए, जब बाबर की सेना में शामिल हुआ उससे पहले जो है यह कुछ दिन जो है बहार खां लोहानी के सेना में शामिल हुआ था और उसके अंडर काम किया था। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, हुमायूं के बाद जो है जब ये गद्दी पर बैठेगा तो एक बहुत ही मजबूत शासक के रूप में बैठेगा, बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये सीखा, बहुत कुछ सीखा, किस प्रकार से जो है युद्ध किया जाता है, किस प्रकार से कूटनीतिक दांवपेच जो है चलाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सीखा। ये बहार खां लोहानी जो है ये दक्षिण बिहार, गया, औरंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में ये जो है सूबेदार थे। तो ये सूबेदार जो थे, तो उस समय जो हुआ कि इनके यहाँ पर ये शेर शाह सूरी, जिसका नाम था फरीद खां ने जो है एक शेर को मार दिया था। किनके दरबार में? तो ये बहादुर खां लोहानी के दरबार में। तो फरीद खां जो था, फरीद खां एक शेर को मार दिया, इसलिए इसका नाम जो है शेर शाह ये उपाधि था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेर शाह की उपाधि जो है शेर शाह सूरी को किसने दिया था, या फरीद खां को शेर शाह की उपाधि किसने दिया था? तो यही व्यक्ति है बहार खां लोहानी। बहार
खां लोहानी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, आपको ये नोट करके और अपने दिमाग में इसको बैठा लेना है। बहार खां लोहानी, यानी लोहा लिया था, फरीद खां ने लोहा लिया था किससे? शेर से, और एक शेर को मार दिया था, इसलिए जो है इसको जो है शेर खां की उपाधि से नवाजा गया बहार खां लोहानी के द्वारा। अब हम देखेंगे कि जैसे ही बिलग्राम का युद्ध होता है, हुमायूं को पराजित किया जाता है, उसके बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है कौन? शेर शाह सूरी, भारत का जो है अगला शासक बन जाता है। अब हम देखेंगे जब कोई राजा बनता, जैसे हुमायूं भी राजा बना था, तो उसके बाद वो अपना साम्राज्य विस्तार करता है, जितना उसके पास है एरिया है उसको जो है बढ़ाना चाहता है, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। सभी शासक में ये देखने को मिलता है, जो भी एक मजबूत शासक के रूप में उभर कर सामने आना चाहता है, वो सभी व्यक्ति, जो सभी शासक जो थे, वो सभी अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो उसी प्रकार से जो है हुमायूं के द्वारा भी जो है साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो आप क्या करिए, इन सभी पॉइंट को नोट करिए, एक एक पॉइंट को लिखिए, सभी को लिख के जो है एक बेहतरीन तरीका से जो अपना एक नोट्स तैयार करिए, ताकि जो है कोई भी एग्जाम हो उससे पहले आप जो है फटाफट रिवीजन कर सकें। तो चलिए इसको हम जो है इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे इसका जो है किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार हुआ है। साम्राज्य विस्तार आप लिख लीजिए, शेर शाह सूरी का साम्राज्य विस्तार। शासक तो ये बन गया, अब हम देखते हैं साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। जब साम्राज्य का विस्तार किया जाता है ना, तो पड़ोसी राज्य या कोई दूसरे राज्य पर जो है आक्रमण किया जाता है, और उस जमीन को या कह सकते हैं उस साम्राज्य को जो है जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और नहीं तो स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए बोला जाता है कि आप हमारा स्वाधीनता स्वीकार करिए और टैक्स कलेक्ट करके हमको भेजिएगा, समय समय पर जो है आप हमको जो है टैक्स भेजिएगा। तो इसी रणनीति पर जो है सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी जो है इसी रणनीति पर जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण हम अभियान इनका देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये अपना अभियान चलाते हैं और अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाने में कामयाबी हासिल करते हैं। इससे पहले देखिए कुछ छोटा छोटा आक्रमण इनके द्वारा किया गया, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। वैसे ही साम्राज्य पर आक्रमण करने का चर्चा करेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है या पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो उसी क्षेत्र पर हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इनका साम्राज्य विस्तार किया, अगर हम बात करेंगे तो मालवा, क्योंकि आप दिल्ली से चलिएगा तो मालवा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, ये बहुत जल्दी जो है आपको मिल जाएगा। तो 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में जो है मालवा पर जो है ये आक्रमण करते हैं अपनी सेना को लेकर, और मालवा के क्षेत्र को ये जीत लेते हैं। जैसे ही मालवा के क्षेत्र को जीत लिया, वैसे ही जो है राजस्थान के क्षेत्र में जो है प्रवेश करने का जो है एक उनको जो है मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है उनको। क्योंकि अगर दिल्ली से राजस्थान की ओर जाना है तो आप हरियाणा होते हुए भी जा सकते हैं कुछ इलाका, और ऐसे मालवा का क्षेत्र होके अगर आप जीत लेते हैं तो इस होके भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मालवा का अभियान जो है इनका हुआ कब? तो 1542 ईस्वी में जो है मालवा का अभियान कर लिया। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का ही एक और क्षेत्र था जिसको हम बोलते हैं रायसेन, रायसेन का किला। रायसेन, रायसेन का किला 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में जो है रायसेन का किला इन्होंने जीत लिया। रायसेन का किला जीत लिया, वहाँ का शासक था पूरनमल। पूरनमल को जो है इन्होंने जो है पराजित करके पूरनमल को जो है पराजित करके और जो है रायसेन की जो किला था, रायसेन की किला को जीतने में कामयाबी हासिल कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि रायसेन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। ये भी हो गया एमपी, यहाँ पे लिख लीजिए एमपी, और ये भी हो गया एमपी। ये दोनों जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, और दोनों को जीतते हुए आगे की ओर जो है वहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब रायसेन को जीता, रायसेन को जीतने के बाद जो है ये जो है राजपूताना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और राजपूताना क्षेत्र में हम बात करते हैं तो मारवाड़ जो है बहुत बड़ा एक नाम देखने को मिलता है। मारवा का शासक जो है मालदेव था, उसको ये जो है पराजित करने में सक्षम तो हो पाते हैं, लेकिन बहुत जो है नहीं कहते हैं कि लोहा का चना जो है चबाना पड़ जाता है, यानी बहुत ही कठिन था इनको जो है मारवाड़ को जीतना। तो मारवाड़ का किला जो है 1544 ईस्वी में भेदा। मारवाड़ के किला को जब ये जीते तो बहुत दिनों तक जो है ना वहाँ पर जो है घेराबंदी करके रखे, क्योंकि राजपूत शासक जो थे
वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपने किला को बनाते थे, और किला को बनाते थे जल्दी कोई शासक जो है फतह नहीं कर पाए और यहाँ पर जो है अधिकार नहीं कर पाए। तो बहुत दिनों तक जो है घेरे रहा, अंततः जाकर जो है युद्ध हुआ, उसके बाद जो है ये जीत पाए, लेकिन बहुत ही जो है कूटनीतिक रूप से जो है वहाँ पर जीत हासिल किया। एक आसानी से जो बोलते हैं वो जीत हासिल नहीं हुआ। तो मालदेव को जो है यहाँ पर पराजित करते हैं और ये मारवाड़ को जीत लेते हैं। और सबसे अंतिम, इनके जीवन का सबसे अंतिम युद्ध जो था वो था कालिंजर का किला। कालिंजर का किला ये जो है 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, और यहाँ के जो शासक थे कीरत सिंह के नेतृत्व में जो है कालिंजर का किला को जो है प्रोटेक्शन दिया जाता था, और इनको जो है पराजित करने के लिए जो है बहुत मेहनत लगा कालिंजर के किला को, क्योंकि कालिंजर का जो किला जो था ना वो बहुत ही मजबूत था। और यहाँ पर जो है घेरा डाला गया, बहुत दिनों तक जो है यहाँ पर घेरा डाला गया। उसके बाद जो है किला को तोड़ने का निर्णय लिया गया, तोप से जो है वो जो है उसको तोड़ने का निर्णय लिया गया। उसी के क्रम में जो है जैसे ही तोप से आप देखते हैं कि बारूद निकलती है, तो निकलने के क्रम में शेरशाह सूरी जो था वो जो है दीवार पे चढ़ा हुआ था, जो घेराबंदी होता है दीवार, उस दीवार पे चढ़ गया था, और एक तोप का गोला जो है वापस रिटर्न आकर जो है दीवार में लगकर रिटर्न आकर जो है ये जहाँ खड़े थे उसके नीचे जो बारूद का ढेर था, बारूद रखा हुआ था, उसी ढेर पे लग गया और ये जो है गिर पड़े और बहुत ही घायल हो गए। घायल होने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके जीते जी जो है कालिंजर की किला को जीत लिया गया उनकी सेनाओं के द्वारा। उनके जो है सेना के अंदर जो भी सेना का नेतृत्व किया उनके द्वारा जो है जीत लिया गया कालिंजर की किला को, जो है ये जीत के उसके बाद मरे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई, तो ऑप्शन में रहता है कालिंजर की किला को जीतने के क्रम में, कालिंजर की किला को जीतने के क्रम में जो है शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 अभियान, मालवा का, रायसेन का, मारवाड़ का और कालिंजर का, ये था इनका जो है साम्राज्य विस्तार। 3-4 साम्राज्य विस्तार आप देख लिए, क्योंकि इनका जीवन बहुत छोटा था। 5 साल के कैरियर में, यानी जो शासक बने आप देखें दिल्ली का, तो 5 साल के करियर में ये कितना कर पाएंगे, जितना हो सका ये बहुत किए अपने आप में जो है, क्योंकि 68 वर्ष में ये शासक ही बनते हैं, समझिए। तो 68 वर्ष में उतना जो है भुजा में ताकत नहीं होता लड़ने का, लेकिन नेतृत्व क्षमता इनके पास था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो है सीखने पर बहुत ध्यान दिया था। इन्होंने सीखा था युद्ध नीति को, युद्ध कौशल को सीखा था, कूटनीति को सीखा था, इसलिए जो है इतना जो है सक्सेसफुल हो पाए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि बाबर से जो सीखी गई युद्ध नीति हो गया, या कुछ ऐसे चीज़ों को जो हम जिक्र करेंगे जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये जो है अपने सैन्य को जो है नेतृत्व प्रदान करते थे। सैन्य नीति देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, और भी बहुत कुछ जो है इनके द्वारा जो है बनवाया गया। कुछ इनका मकबरा की हम चर्चा करेंगे, जैसे कि सासाराम में इनका मकबरा है, ये बार बार पूछता है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे, 2-3 क्लास लगेगा, और इनकी जो भी महत्वपूर्ण नीतियाँ थी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।